अस्सलाम वालेकुम। वो पीएमएस और सीएसएस एस्पिरेंट्स के लिए इंतहाई यूजफुल है। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर उन लोगों के लिए जो कि पीएमएस के अंदर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशल वर्क चूज करते हैं, उनको तीन इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। पहली बात कि अगर आपका सब्जेक्ट पीएमएस के अंदर या सीएसएस के अंदर, खासतौर पे ये वीडियो पीएमएस कैंडिडेट्स के लिए बनाई जा रही है। अगर आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशल वर्क है, तो सोशल वर्क का जो पेपर वन है उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड 10 क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपको तैयार करने चाहिए। न सिर्फ मैं आपको टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताऊंगा, बल्कि उनके आंसर्स भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें उनके क्वेश्चन उन क्वेश्चंस के आंसर्स में लाजमी लिखनी चाहिए, जो आपके लिए मस्ट हैं, जो एसेंशियल हैं, जिनको लिखे बगैर आपका क्वेश्चन उसका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। दो बातें। और तीसरी बात कि अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशल वर्क है, तो आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यानी आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो आपका आपके आंसर का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। उम्मीद है आपको स्क्रीन विजिबल होगी। पीएमएस पंजाब के हवाले से ये वीडियो है, सोशल वर्क पेपर वन के हवाले से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से मैं पर्दा उठाऊंगा। एग्जाम स्ट्रेटजी सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इंतहाई इख्तिसार के साथ, कि आपके आंसर का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि जब भी आप आंसर स्टार्ट करें तो उसका इंट्रोडक्शन के अंदर आप डेफिनेशन दें और कॉन्टेक्स्ट बयान करें। जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर पूरा पेज लिखें, इसके ऊपर एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ, दैट वुड बी सफिशिएंट। डेफिनेशन देते हुए कॉन्टेक्स्ट बयान करें उस क्वेश्चन के हवाले से। फिर फिर उस आपका जब पहला पैराग्राफ लिखा जा चुका होगा, जिसमें डेफिनेशन दे चुके होंगे, जिसमें कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे होंगे, फिर उसके बाद आपकी जो बाकी बॉडी है आपके आंसर्स की, उसके अंदर आप डिफरेंट हेडिंग्स दें। अक्सर लोग ये है, मैंने देखा है, जब वो मॉक एग्जाम्स दे रहे होते हैं, जब मैं उनके पेपर की एवेल्यूशन कर रहा होता हूँ, तो वो कम से कम 6-7 सफ़े लिख के भेज देते हैं कि ये हमारा आंसर है। तो एग्जामिनर को आप फैसिलिटेट जब तक नहीं करते तो वो आपको मार्क्स नहीं देता। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। अगर आपके पेपर के अंदर उसको 15 से 20 हेडिंग्स नजर आ जाती हैं, तो देर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि वो आपको अच्छे नंबर देगा। तो आप हेडिंग्स दें और हर हेडिंग के नीचे कोई ना कोई एग्जाम्पल कोड करें। अगर आपके पास 20 हेडिंग है और 20 एग्जाम्पल नहीं है, तो किसी एक हेडिंग के बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है उसमें एग्जाम्पल ले दें। नेक्स्ट हेडिंग में अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं आ रही, तो उस नेक्स्ट हेडिंग के बाद जो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग उसमें कोई ना कोई एग्जाम्पल ले। यूं अगर 10-20 हेडिंग है, तो आप कम से कम 10 हेडिंग के नीचे एग्जाम्पल भी दे दें, जो कि कोशिश करें कि पाकिस्तान सेंट्रिक हो। उसके बाद हर क्वेश्चन के अंदर जो पीएमएस हो या सीएसएस का, जो अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो पीएमएस और सीएसएस एस्पिरेंट से ये तवक्को की जाती है कि वो हर क्वेश्चन के अंदर एक क्रिटिकल एनालिसिस लाजमी दें। अब क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ये बात नहीं जानते। क्रिटिकल एनालिसिस में आपने सिर्फ तनकीद नहीं करनी होती, कि यानी कि आपने सिर्फ लैकुनास या वीकनेसेस या लूप लूप होल्स नहीं बयान करने होते, बल्कि अप्रिसिएशन भी करनी होती है। जो चीज़ें बेहतर हैं, जो चीज़ें रिकमेंडेशंस में आती हैं, जो चीज़ें अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनको बयान करें, और जो जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, जो ग्रे एरियाज हैं, उनको बयान करें। और हर क्वेश्चंस के आंसर को कंक्लूड लाजमी करें। जैसे सीएसएस के अंदर और पीएमएस के अंदर एक जो आपका इंग्लिश ऐसे होता है, उसमें एक पैराग्राफ कंक्लूजन का लाजमी होना चाहिए। तो आपका आखिरी पैराग्राफ, आप जब कोई क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका कंक्लूजन के अंदर पूरे जो आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे आंसर, पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आप लिख चुके हैं, उसको आप समराइज करें, उसका इन नट शेल ब्रीफ में आप बताएं, और वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। कंक्लूजन हमेशा हर क्वेश्चन का सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, यानी आप उसमें रिकमेंडेशन दें और आप बताएं कि ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन हो, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के अंदर, जब भी आप क्वेश्चन के अंदर आप आंसर लिख रहे होंगे, आप अगर डायग्राम लिखते हैं, बनाते हैं, यानी कि कोई टेबल ड्रा करते हैं, एक ऐसा टेबल जिसमें कंपैरिजन हो रहा हो, सपोज पाकिस्तान का और इंडिया का, सपोज पाकिस्तान का और फिनलैंड का, मिसाल के तौर पे, कोशिश करें डेवलपिंग कंट्री का डेवलपिंग कंट्री के साथ। जैसे पाकिस्तान और इंडिया दोनों डेवलपिंग कंट्री हैं, तो पाकिस्तान का आप यूएसए के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश करें कि ना हो, डेवलपिंग कंट्री का डेवलपिंग कंट्री के साथ कंपैरिजन बनता है। फिर आप पाकिस्तानी एग्जाम्पल, जैसे मैं बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन को पाकिस्तान सेंट्रिक लाजमी बनाएं, क्योंकि पीएमएस के पेपर हो या सीएसएस के पेपर हो, तो होते तो वो पंजाब में और पाकिस्तान में ही हैं। तो आपका एग्जाम जो पेपर चेकर है, वो देखना चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इस क्वेश्चन की कंटेक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। और फिर इस्लामिक पर्सपेक्टिव अगर आप बयान देंगे
हर क्वेश्चन में, क्योंकि सोशल वर्क का जो कंसेप्ट है इस्लाम के अंदर, वो इस्लाम बेसिकली है ही सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड एक मजहब जो है। तो आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव जब बयान करेंगे तो उससे आपके आंसर की वेटेज, अहमियत बढ़ जाएगी। ये तो हो गया जनरल कॉन्टेक्स्ट, यानी मैंने बताया कि आप हर आंसर का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दें, हर आंसर का प्रॉपरली कंक्लूजन दें, और उसमें पाकिस्तान सेंटर एग्जांपल भी दें। क्रिटिकल एनालिसिस लाजमी बयान करें, और क्रिटिकल एनालिसिस में क्या होता है कि आपने क्रिटिक भी करनी होती है, तनकीद भी करनी होती है, और साथ साथ अप्रिसिएशन भी करनी होती है, या आप अचीवमेंट्स भी बताते हो कि कौन से काम बहुत अच्छे हो चुके हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स बेहतर हैं, और कौन से प्रोजेक्ट्स मजीद रिकमेंडेड हैं। अब हम देखते हैं कि टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या है सोशल वर्क पेपर वन के। ये पीएमएस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना चाहिए वो ये है कि डिफाइन सोशल वेलफेयर एंड एक्सप्लेन स्कोप इन पाकिस्तान। सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको डिफाइन करें, और इसका स्कोप क्या है पाकिस्तान में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपके लिए आंसर के अंदर मैं सजेशन ये दे रहा हूँ कि आपने इसकी डेफिनेशन में दो तीन स्कॉलर्स की को लाजमी कोट करें। फॉर एग्जांपल आप फ्रेड लेंडर को करते हैं या विलेंस्की को करते हैं, इसी तरह दो भी अगर आप कर देते हैं स्कॉलर्स के, उनके मुताबिक सोशल वेलफेयर ये का कॉन्सेप्ट ये है। फिर आप वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दें, क्योंकि सोशल वेलफेयर और वेलफेयर स्टेट ये दोनों आपस में बड़े इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट हैं। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दें। फिर जब आप स्कोप की बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर के सोशल वेलफेयर का, पाकिस्तान के अंदर क्या स्कोप है, तो फिर आप हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को, जो गुर्बत का खात्मा है, पॉवर्टी एलिविएशन हो गया, या इसी तरह वेमेन एम्पावरमेंट को लेके, और ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं, जिसमें ब्लाइंड पर्सन भी हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड यानी कि डेफ लोग भी होते हैं, इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट यानी कि मेंटली चैलेंजिंग लोग भी होते हैं, और फिजिकली हैंडीकैप लोग भी होते हैं, इवन कि उसमें ट्रांसजेंडर भी आ सकते हैं। तो उनकी उनकी सोशल वेलफेयर भी के ऊपर भी अहमियत देता है, जोर देता है इवन कि कुरान भी और हदीस भी, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उनके भी राइट्स हैं। तो जहाँ जहाँ पे ह्यूमंस होंगे उनके ह्यूमन राइट्स होंगे, और जहाँ जहाँ पे ह्यूमन राइट्स होंगे वहाँ पे सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट होगा, और जहाँ जहाँ पे सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होगा। इसी तरह एनजीओज का, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और जो गवर्नमेंट का रोल है, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जैसे एहसास प्रोग्राम है, इनको कोट करें। फिर आजकल के चैलेंजेस लाजमी बताएं कि करंट चैलेंजेस क्या हैं सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट के अंदर, या वेलफेयर की जो स्टेट है पाकिस्तान की, कि फंडिंग कम है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, यानी कि पुअर गवर्नेंस है या मिस गवर्नेंस है, फंड्स को प्रॉपरली एलोकेट नहीं किया जा रहा। और फिर जब इस आंसर को कंक्लूड कर रहे होंगे तो आप फ्यूचर डायरेक्शंस लाजमी दें। आपका हर कंक्लूजन फ्यूचर डायरेक्शन हो, यानी फ्यूचरिस्टिक हो। फ्यूचरिस्टिक का मतलब ये है कि क्या फ्यूचर में करना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इस तरह दूसरा कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है, जो टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके ऊपर लाजमी आप तैयारी करें, वो है ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल वेलफेयर का जो हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है उसको ट्रेस करें, यानी कि बताएं कि कब कब से सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर है। तो उसके अगर इसका इस किस्म का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप इसका जब आंसर लिख रहे होंगे तो पहले प्री पार्टीशन वेलफेयर का कॉन्सेप्ट दें, कि पार्टीशन से पहले 1947 से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले भी चैरिटी का कॉन्सेप्ट था, यानी खैरात का, ज़कात का कॉन्सेप्ट तो जब से इस्लाम है उस वक्त से आ रहा है। वक्फ का वक्फ का अमलाक, वक्फ अमलाक के वक्फे अमलाक का इदारा है पाकिस्तान के अंदर बाकायदा। ये जो डिफरेंट जो श्राइन्स होते हैं, जो मॉस्क होते हैं, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो रिलीजियस एंटिटीज़ होती हैं, उनकी जो फंडिंग हो रही होती है, या उनकी आप कह सकते हैं जो चंदा जमा इकट्ठा हो रहा होता है, उनका जो रिकॉर्ड होता है ऑडिट का, वो बाकायदा उस महकमे में जमा होता है। मुख्तलिफ मज़ारों की जो आमदनी होती है वो वहाँ पे महकमा वक्फ अमलाक के अंदर, ये गवर्नमेंट का ही एक महकमा है। तो पार्टीशन से पहले के अंदर ये कॉन्सेप्ट था सोशल वेलफेयर का। फिर पोस्ट 1947, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देनी है, तो आप जब प्री पार्टीशन जब ये कॉन्सेप्ट देंगे सोशल वेलफेयर का, तो उसमें ज़कात, चैरिटी और वक्फ पे और जोर दें। फिर जब पोस्ट 1947 या पोस्ट इंडिपेंडेंट जब डेवलपमेंट्स की बात करेंगे तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ खुद ऐसे इदारे हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं लोगों की। इसी तरह सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स के साथ साथ ज़कात और उशर का ऑर्डिनेंस लाजमी मेंशन करें, जो जुल्फ़िकार अली सॉरी बेनज़ीर ज़ियाउल हक के दौर में आया था 1980 में। उस टाइम ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, और ज़कात और उशर का ऑर्डिनेंस आया था बाकायदा। उसका हवाला दें कि उस वो भी इसी सोशल वेलफेयर को लेके ही बनाया गया था। और फिर मॉडर्न इनिशिएटिव्स को लाजमी जिक्र करें,
पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसमें कुछ एनजीओज भी काम कर रही हैं, उनका जिक्र करें। और इस आंसर के अंदर आप क्रिटिकल एनालिसिस लाजमी दें कि कहाँ कहाँ पे गैप्स हैं, कहाँ कहाँ पे ग्रे एरियाज हैं, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि ट्रांसजेंडर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, एजुकेशन का सेक्टर है, वेमेन एम्पावरमेंट को लेके जहाँ पे ख़वातीन जो है वो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ की जो ख़वातीन हैं उनकी एजुकेशन, उनका हेल्थ सेक्टर और इस तरह, और उनके लिए जॉब्स। और फिर जब क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप अचीवमेंट्स भी बताएं कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने या करंट गवर्नमेंट ने क्या क्या किन किन एरियाज़ के ऊपर अच्छा काम किया, किन किन एरियाज़ में ज़्यादा अचीवमेंट्स देखी गई है। और फिर इस तरह ऐसे को अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। एक और क्वेश्चन जो आपको लाजमी तैयार करना चाहिए वो है डिफाइन सोसाइटी एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पीएमएस के। अगर आप सोशल वेलफेयर सोशल वर्क का पेपर 1 के पास पेपर्स देखें तो उसमें ये क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन 1 जो मैं बयान कर चुका हूँ वो भी, और ये क्वेश्चन 3 भी। तो क्वेश्चन 3 जो है इसमें पाकिस्तान सोसाइटी है क्या और पाकिस्तानी सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आज अपीयर हो चुका है। जब इसके ऊपर आंसर लिख रहे होंगे आप तो सबसे पहले आप डेफिनेशन दें, जैसे मैक्लेवर की डेफिनेशन है सोसाइटी के हवाले से। फिर बताएं कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किस चीज़ की, सोसाइटी की। जैसे अगर हम पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक सोसाइटी की बात करें या सोसाइटी की बात करें तो उसमें आप इस्लामिक आइडियालॉजी बयान कर सकते हो कि इस्लाम के अंदर क्या है, एक सोसाइटी का क्या कंसेप्ट है, माशरे का क्या कंसेप्ट है। फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम की आप बात कर सकते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी एक सोसाइटी होती है। फिर पेट्रियार्किकल स्ट्रक्चर होता है कि हमारी पाकिस्तानी जो सोसाइटी है उसमें मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है, उसका जिक्र कर सकते हैं। फिर रूरल डोमिनेंट्स के, हमारी ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ होती हैं वो रूरल बेस्ड हैं, अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ज़रूर है लेकिन ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ होती हैं वो हमारी रूरल, हमारी सोसाइटीज़ के अंदर रूरल कल्चर जो है वो बड़ा डोमिनेंट है। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसमें डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं हमारी। इस तरह आप मोर देन 15-20 तक आप लिख सकते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स। मैंने ये मिसाल दी है आपको, 5 एग्जांपल्स दिए हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। फिर आपने इस क्वेश्चन को, कुछ कैंडिडेट्स ये करते हैं कि सोसाइटी को डिफाइन करते हैं और उसकी 15 से 20 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स या 10 से 15 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के क्वेश्चन को एंड कर देते हैं। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन एंड नहीं करना चाहिए बल्कि आप इसका क्रिटिकल व्यू करें। यानी आप बताएं कि आजकल जो सोसाइटी है उसके अंदर कैसी ट्रांजिशंस आ रही हैं। जैसे कि पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होती थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आजकल जो लोग हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं। आजकल जो है वो जैसे ही किसी बच्चे की शादी होती है जब बच्ची की, तो वो सेपरेट घर में रहना जो है उसको प्रेफर करते हैं। और जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम जो इस्लाम के अंदर बेसिक था वो अब ऐसा ऐसा ख़त्म होता जा रहा है। ये ट्रांजिशन आ रही है, ये तब्दीली आ रही है, ये शिफ्ट आ रहा है, ये पैराडाइम शिफ्ट है। तो आप ट्रांजिशन का जिक्र करें कि अब जो है पहले लोग अर्बन एरिया रूरल एरियाज़ में रहते थे, इनके रूरल सोसाइटीज़ पहले रूरल एरियाज़ में रहती थी, अब अर्बन सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम से ही अब जो है वो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट ये होता है कि लड़की लड़की की जब शादी होती है तो वो सेपरेट रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहते। तो ये ट्रांजिशन लाजमी जिक्र करें, फिर इस क्वेश्चन को कंक्लूड करें। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो आपको तैयार करना चाहिए सोशल वर्क के हवाले से पेपर 1 में, कि कंपेयर रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़ इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं और जो अर्बन कम्युनिटीज़ हैं उनको कंपेयर करें। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का जो क्वेश्चन होता है ये हर मरतबा सोशल वर्क वर्क के पेपर 1 में लाजमी आता है। तो इसका अगर इस किस्म का क्वेश्चन आता है कि रूरल कम्युनिटीज़ और अर्बन कम्युनिटीज़ को आप कंपेयर करें पाकिस्तान में, तो इसके अंदर पहले तो आप डेफिनेशन देंगे कि रूरल कम्युनिटीज़ क्या हैं और अर्बन कम्युनिटीज़ क्या हैं, दोनों की डेफिनेशन देंगे। फिर आप कोई कंपैरिजन टेबल ड्रा करें, एक ऐसा टेबल जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी का जिक्र भी हो, ऑक्यूपेशंस का जिक्र भी हो, जिनके लोग क्या क्या मुलाजमतें करते हैं, सोशल रिलेशंस का कॉन्सेप्ट भी हो, और इसी तरह एजुकेशन और जो फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि आप अर्बन कम्युनिटीज़ और सोशल कम्युनिटी अपना रूरल कम्युनिटीज़ 2 कॉलम बनाएं और साथ लेफ्ट साइड के ऊपर आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी के हवाले से अर्बन और रूरल कम्युनिटीज़ में क्या फ़र्क है। फिर ऑक्यूपेशन जो मुलाजमतें होती हैं या जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें अर्बन कम्युनिटी और रूरल कम्युनिटी में क्या फ़र्क है। फिर सोशल रिलेशन जो है वो अर्बन कम्युनिटी में कैसे होते हैं, रूरल कम्युनिटी में कैसे होते हैं। एजुकेशन की फैसिलिटीज़ जो हैं, जो बाकी जो फैसिलिटीज़ हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, वो अर्बन कम्युनिटी में और रूरल कम्युनिटी में क्या फ़र्क होता है। ये आप एक कंपैरिजन का जब टेबल ड्रा करेंगे तो एग्जामिनर की नज़र हमेशा आपके आंसर के अंदर फ्लो चार्ट्स पे, टेबल्स पे, डायग्राम्स पे, पाई चार्ट्स पे, स्टैटिस्टिक्स पे पड़ती है। तो जब भी कोई बात लिख रहे हो कोशिश करें कि उसको आप टेबल की शक्ल में लिखें। फिर आप इश्यूज बताएंगे, इश्यूज से मुराद ये है कि अर्बन कम्युनिटीज़ के क्या इश्यूज़ हैं और रूरल कम्युनिटीज़ के क्या इश्यूज़ हैं। तो रूरल कम्युनिटी के इश्यूज ये हैं कि वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा होती है, वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत बड़े नाम होते हैं जो बड़े बड़े इलाके के चौधरी होते हैं या आप उसके ज़मीन लैंड लॉर्ड होते हैं,
उनके उनके प्रॉपर क्लैंस होते हैं, प्रॉपर उनके कबीले होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, और वो पंचायत का निज़ाम होता है, वही फैसले करते हैं, वही सजाएं सुनाते हैं, वही जजाएं देते हैं। तो ये रूरल सोसाइटी के अंदर ये इश्यूज़ हैं, जो कि उनके रूरल डेवलपमेंट के अंदर हेल्पफुल भी होते हैं उनके मसाइल के हल करने के लिए, लेकिन इश्यूज़ भी आते हैं वहाँ पे। इस तरह जब अर्बन कम्युनिटीज़ की बात करेंगे तो उनके अंदर क्या इश्यूज़ हैं कि अर्बन कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपस में उसमें क्राउड ज़्यादा है, कंजेशन ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, पोल्यूशन ज़्यादा होती है, और उस तरह क्राइम्स रेट ज़्यादा होते हैं ये अर्बन कम्युनिटीज़ के। ये मैंने दो दो वैसे लिखी हैं, आप इश्यूज़ और भी इसमें पाँच इशू ले सकते हैं, अर्बन कम्युनिटीज़ के भी और रूरल कम्युनिटीज़ के भी। फिर आप जब इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर रहे होंगे तो रूरल और अर्बन गैप्स बयान करेंगे। गैप्स का मतलब ये है कि कहाँ पे रूरल एरिया जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो बेहतर हैं, कहाँ पे अर्बन कम्युनिटीज़ बेहतर हैं, उनके दरमियान में जो गैप्स हैं वो बयान करके क्रिटिक देंगे कि कहाँ पे किन किन एस्पेक्ट्स को, किन डायमेंशंस में रूरल कम्युनिटीज़ ज़्यादा रिकमेंडेड है या ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, यूज़फुल हैं, और कहाँ कहाँ पे अर्बन जो कम्युनिटीज़ हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं या वो फ़ायदेमंद हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन जो आपको तैयार करना चाहिए वो है कि डिफाइन कल्चर एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन शेपिंग सोसाइटी। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। वो अक्सर सोशल जो पीएमएस का सोशल वर्क का जो पेपर होता है, पेपर 1, उसमें कल्चर क्या है और इसकी अहमियत क्या है कि ये सोसाइटी को कैसे बनाने में हेल्पफुल होता है कल्चर। तो ये क्वेश्चन पहले भी कई मरतबा रिपीट हो चुका है। अगर इस किस्म का क्वेश्चन आता है कि कल्चर को डिफाइन करें और बताएं कि ये सोसाइटी को शेप करने में इसकी क्या अहमियत है कल्चर की, तो आप इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे किसी चीज़ की, कल्चर की। फॉर एग्जांपल टेलर की जो डेफिनेशन है वो मोस्ट रिकमेंडेड है, आप इसकी डेफिनेशन दें कि कल्चर को कैसे उसने डिफाइन किया टेलर ने। फिर बताएं कि कल्चर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल बिलीफ सिस्टम होता है, वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, ये तीनों चीज़ की, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिलीफ्स, ये अकायद हमारे, हमारी कदरें, हमारे नॉर्म्स जो होते हैं, सोशल नॉर्म्स, ये मिलके क्या बनाते हैं, कल्चर बनाते हैं। ये शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली जो कल्चर होता है। तो फिर आप कल्चर के एलिमेंट्स बताएं, कोशिश करें कि ये पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, लेकिन एक 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 फ्लो चार्ट सा बना दें, कल्चर बनाएं, और उसके बाद उसमें जो नीचे जो हैं वो तीनों चीज़ें लिखें, बिलीव्स, वैल्यूज़ और नॉर्म्स। और ऐसी जो चीज़ चार्ट्स की शक्ल में होती है, फ्लो चार्ट में, एग्जाम्पल की तवज्जो उसके ऊपर ज़्यादा पड़ती है नज़र। इसी तरह आप फिर बताएं इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, कि ये सोसाइटी को शेप करने में कैसे हेल्पफुल है। उसमें बताएं कि ये कैसे आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है कल्चर। फिर बताएं कि कैसे सोशल कोहेजन, यानी कि लोगों को आपस में जोड़ता है शेयर्ड वैल्यूज़ की वजह से। फिर बताएं कि ये कैसे लोगों का बिहेवियर रेगुलेट करता है, कि जब लोग एक कल्चर में रह रहे होते हैं तो फिर वहाँ पे जो रॉन्ग डूअर्स होते हैं, जो लोग गलत काम कर रहे होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि आउटलायर्स होते हैं, जो ड्रग ट्रैफिकिंग में या सिगरेट नोशी में या किसी भी सोशल इवल का शिकार होते हैं, कल्चर की एक एक पीयर प्रेशर होता है जिसकी वजह से लोग जो है उनका बिहेवियर रेगुलेट होता रहता है, क्योंकि लोग अपने कल्चर के अगेंस्ट जो चीज़ें हैं या कल्चर के अंदर डेविएशन पसंद नहीं करते। जैसे कि मुख्तलिफ जो एरियाज़ के जो फ्यूडल लॉर्ड होते हैं, वहाँ पे उनको शिकायत जब की जाती है तो वो लोगों को अपने डेरे पे बुला के बताते हैं कि आपका जो बेटा या आपकी के घर के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी वजह से मुआशरा जो हमारा जो है, जो हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, उसकी बदनामी हो रही है, लिहाजा ये चीज़ करेक्ट करें। तो ये बिहेवियरल रेगुलेशन हो रही होती है कल्चर की वजह से। फिर आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की एग्जांपल दें कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कल्चर से क्या मुराद है, और हमारा कल्चर पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट अर्बन सोसाइटीज़, रूरल सोसाइटीज़ जो हैं, उसके अंदर कैसे कल्चर जो है वो सोसाइटी को शेप अप करने में हेल्पफुल हो रहा है। और यूँ इस क्वेश्चन को जब कंक्लूड करेंगे तो बताएंगे कि कल्चर क्या है और कल्चर की क्या अहमियत है सोसाइटी को शेप अप करने में। एक और क्वेश्चन जो आपको तैयार करना चाहिए सोशल वर्क के हवाले से, पेपर 1 के हवाले से, कि एक्सप्लेन सोशल नॉर्म्स एंड देयर टाइप्स, कि सोशल नॉर्म की डिफरेंट टाइप, जैसे फोक वेज हैं, जैसे मोर्स हैं, जैसे लॉज हैं। इसको बताएं कि सोशल नॉर्म्स है होती क्या है और उसकी टाइप्स या उसकी काइंड्स बताएं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है। तो इस किस्म के जो पास पेपर हो चुके हैं पीएमएस के सोशल वर्क पेपर 1 में, उसमें ये क्वेश्चन कई मरतबा रिपीट हो चुका है। तो अगर इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले डिफाइन करें कि नॉर्म्स क्या होती हैं, यानी सोशल नॉर्म्स से पहले आप कोशिश करें डिफाइन करें नॉर्म्स का क्या कंसेप्ट है। नॉर्म्स को डिफाइन करते हुए सोशल नॉर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप बताएं कि सोशल नॉर्म्स की टाइप्स क्या हैं, जैसे फोक वेज हैं जिसमें जो बेसिकली वीक नॉर्म्स कहलाती हैं। फिर मोर्स हैं, उसको हम कहते हैं मॉरल, अखलाकी ये हमारी नॉर्म्स हैं। फिर लॉज बताएं, और ये बेसिकली फॉर्मल नॉर्म्स हैं। तो जो 3 किस्म की नॉर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनफॉर्मल नॉर्म्स जो फोक वेज हैं, जो वीक नॉर्म समझी जाती हैं। मोर्स मोर्स बेसिकली हमारी नॉर्मल नॉर्म्स होती हैं। इसी तरह जब सॉरी मॉरल नॉर्म्स होती हैं। इसी तरह लॉज जो होते हैं ये हमारे फॉर्मल नॉर्म्स होती हैं। तो इनफॉर्मल
नॉर्म्स में फोक वेज आते हैं, फॉर्मल नॉर्म्स में हमारे कवानीन कवानीन आते हैं, और इसी तरह जो मॉरल नॉर्म्स हैं उसमें हमारे मोर्स आते हैं। तो ये इनको डिफाइन करें नॉर्म्स को, सोशल नॉर्म्स को, फिर उसको बताएं कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर क्या एग्जाम्पल है, मॉरल नॉर्म्स की क्या एग्जाम्पल है, फॉर्मल नॉर्म्स की क्या एग्जाम्पल है, और वीक नॉर्म्स जो इनफॉर्मल नॉर्म्स जो है उनकी क्या एग्जाम्पल है। इन तीनों की पाकिस्तानी सेंट्रिक सोसाइटी के अंदर मिसालें दें। फिर बताएं कि इस ये जो सोशल नॉर्म्स है इनका क्या कैरेक्टर है, इनका क्या रोल है इन मेंटेनिंग ऑर्डर, नज्म व ज़ब्त को मेंटेन करने में, चेक्स एंड बैलेंसेस को इंट्रोड्यूस करने में, रोल्स इनका क्या, सोशल नॉर्म्स का क्या रोल है। इसी तरह एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि व्हाट इज सोशलाइजेशन, डिस्कस मेजर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अगर हम पीएमएस के सोशल वर्क के पेपर वन के पास पेपर्स देखें तो उसमें ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट होता है बार बार कि सोशलाइजेशन है क्या और इसके डिफरेंट एजेंट्स क्या है। तो अगर इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो आपने इसके जवाब में सबसे पहले डिफाइन करना है कि सोशलाइजेशन है क्या। उसको जब डिफाइन करेंगे, कोशिश करें किसी न किसी स्कॉलर की एग्जांपल दें, स्कॉलर का नेम मेंशन करके बताएं कि उसने सोशलाइजेशन के प्रोसेस को कैसे डिफाइन किया। फिर बताएं कि जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो भी बेसिकली ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन का नतीजा होता है, यानी सोशलाइजेशन की वजह से हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। फिर बताएं कि सोशलाइजेशन के एजेंट्स क्या हैं, जैसा कि फैमिली ये प्राइमरी एजेंट है। फैमिली के अलावा अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल भी हमारी सोशलाइजेशन में हेल्पफुल होता है। हमारी सबसे पहले जैसे इंसान की पैदाइश होती है और बच्चा माँ की गोद में आता है तो माँ जैसे उसकी नर्चर करती है, उसको एजुकेट करती है, जैसे माँ बच्चे की पहली दरसगाह होती है, इसी तरह सोशलाइजेशन के अंदर भी सबसे पहले जो आप कह सकते हैं जो एजेंट है वो फैमिली है। इस तरह जो स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल से मुराद है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जिनकी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी हमारी सोशलाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। मोस्ट आप कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल जो नॉर्म्स हैं वो क्या है, हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। इसी तरह अगर हम पीयर ग्रुप की बात करें, जो हमारे क्लास फेलोज होते हैं, जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं, जो हम जहाँ पे हम वर्क करते हैं, तो हमारे जो को वर्कर्स होते हैं, वो जो पीयर ग्रुप है उसकी वजह से भी हमारी सोशलाइजेशन होती रहती है। हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। इस तरह जो रिलीजन है, जो मज़हब है, चाहे कोई मज़हब ही, इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, बुद्धिज़्म हो, या इस तरह कोई भी मज़हब हो, सिखिज़म हो, तमाम जो मज़ाहिब हैं उससे भी मज़ाहिब भी बंदे लोगों को जो है उनको सोशलाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। और जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीडिया भी हमें सोशलाइज करता है, हमें सोसाइटी के बारे में बताता है और हमें हमारी ग्रूमिंग में हेल्पफुल होता है। तो ये सोशलाइजेशन के पांच छह जो हैं ये एलिमेंट्स हैं। इस तरह और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, आप उनका जिक्र करिए, हर एलिमेंट का जिक्र करते हुए उसको कुछ ना कुछ पाकिस्तान सेंट्रिक बयान करें। और फिर मॉडर्न चैलेंजेस बताएं कि आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान में अगर किसी बंदे की भी सोशलाइजेशन होनी और अगर को हम देखना चाहते हैं उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है। अब लोग जो जो लोग गरीब लोग होते हैं वो जब सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो वो चाहते हैं कि हम भी इसी तरह, हमारी लाइफ भी हो, हमारे पास भी ऐसी गाड़ियाँ हो, हमारी भी लाइफ भी ऐसी चकाचौंध हो। तो वो क्या करते हैं, फिर वो शॉर्टकट ढूंढते हैं और वो जो अपनी लाइफ को भी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ की तरह देखने के लिए, बनाने के लिए क्या करते हैं, क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं कि सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, बड़ा प्रोनाउंस्ड इन्फ्लुएंस है, उसका जिक्र करें। और इस तरह एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है सोशल वर्क के हवाले से, पेपर वन के हवाले से पीएमएस में, कि डिफाइन सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। कि पाकिस्तान सोशल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, वो क्या काम करते हैं। तो अगर हम पीएमएस के सोशल वेलफेयर वर्क के अगर पेपर वन के पास पेपर्स देखें तो उनमें ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट होता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं। अगर इस किस्म का क्वेश्चन अपीयर होता है तो आप पहले डेफिनेशन दें कि सोशल इंस्टीट्यूशन की क्या डेफिनेशन है, किसी कोशिश करें कि किसी स्कॉलर की डेफिनेशन दें। फिर बताएं कि सोशल इंस्टीट्यूशन की टाइप्स क्या हैं, उसमें प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं और सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। और दोनों को, यानी कि प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन को भी बयान करें और सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बयान करें एग्जाम्पल देके। फिर बताएं कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं। पहली बात ये है कि फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, ये हमारे बेसिकली क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनके फंक्शन बयान करें कि फैमिली के क्या फंक्शन है, रिलीजन क्या काम करता है, एजुकेशन का क्या किरदार है, इकोनॉमी भी जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है वो क्या काम करती है, और पॉलिटिक्स हमारे लिए क्या कैसे हेल्पफुल होती है, जो उसका क्या फंक्शन है। इसी तरह फिर आप बताएं कि जो सोशल स्टेबिलिटी होती है किसी भी सोसाइटी की, उसकी सोशल स्टेबिलिटी के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं, जैसे फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है और पॉलिटिक्स है, इनके क्या किरदार है, ये सोसाइटी को कैसे स्टेबलाइज करने में हेल्पफुल होते हैं ये तमाम सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये क्वेश्चन भी अगर हम पीएमएस के सोशल वर्क के पेपर वन के पास
पेपर्स देखें तो सोशल चेंज क्या है और इसके कॉजेज क्या होते हैं सोशल चेंज के, और इसके इफेक्ट्स क्या हैं पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सोशल चेंज है क्या, सोशल चेंज कैसे होती है, यानी कि इसके कॉजेज क्या हैं, पॉजिटिव एजेंट्स, और इस सोशल चेंज के इफेक्ट्स या असमरात क्या होते हैं, मुज़मरात क्या होते हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पास पेपर में बहुत मतलब रिपीट हुआ है। अगर हम देखें तो अगर इसके समय क्वेश्चन आता है कि सोशल चेंज है क्या, सोशल चेंज के कॉजेज क्या हैं और इफेक्ट्स क्या हैं, तो इस क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करने में सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, इसकी डेफिनेशन देंगे कि सोशल चेंज होती क्या है, कोशिश करें किसी स्कॉलर का रेफरेंस दें कि फलां स्कॉलर ने बताया कि सोशल चेंज ये है। फिर बताएं कि सोशल चेंज के कॉजेज क्या है, कि सोशल जो समाजी जो तब्दीली होती है वो कैसे आती है, टेक्नोलॉजी की वजह से तब्दीली आती है, एजुकेशन की वजह से तब्दीली आती है, जब तालीम लोग हासिल करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी और जो हायर एजुकेशन होती है। इस तरह ग्लोबलाइजेशन जो पूरी दुनिया के अंदर जो है, पूरी दुनिया की चूंकि ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उस वजह से भी क्या ही सोशल चेंज वकू पजीर हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो मीडिया है चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर सोशल चेंज आ रही है, लोगों के नॉर्म्स, लोगों के एटीट्यूड्स, लोगों के बिलीव्स, लोगों के बिहेवियर्स, लोगों का पैटर्न्स, थिंकिंग पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न, अर्निंग स्पेंडिंग पैटर्न, अर्निंग पैटर्न सारे चेंज हो रहे हैं। और इस तरह ये बेसिकली पॉजिटिव एजेंट्स हैं सोशल चेंज के, यानी कि इनकी वजह से सोसाइटी में चेंज आती है। उसके बाद इफेक्ट्स बताएं कि जब सोशल चेंज आती है तो फिर इफेक्ट्स क्या आते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स ये आते हैं कि लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा होती है, डेवलपमेंट लोगों की ज़्यादा होती है, लोग गरीब से अमीर पर अमीर होते जाते हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होते हैं। नेगेटिव चेंजेस भी आती हैं कि सोशल चेंज बाद उनके एडवर्स इम्पैक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि पहले फॉर एग्जांपल लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, अब चूंकि सोशल चेंज आ गई है तो अब न्यूक्लियर फैमिलीज में लोग रहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कि हमारी जो जो जनरेशन, जो हमारी पेरेंटल जनरेशन है वो और जो आजकल की जनरेशन है, इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आता है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं कि एक कल्चर है उसके अंदर वो बहुत ही फंडामेंटल है, उसमें इस्लामिक वैल्यूज़ हैं। अगर मीडिया देखें, एजुकेशन देखें, इकोनॉमी देखें, तो चूंकि सोशल चेंज आ रहा है, अब लोगों के जो ड्रेस पहनने का अंदाज होता है, लड़कियों का भी लड़कों का भी वो चेंज हो रहा है, उनका सोचने का अंदाज, सोने किस टाइम वो सोते हैं, क्या अर्न कैसे करते हैं। तो अब चूंकि हर किस्म के पैटर्न चेंज हो चुके हैं, हमारा अर्निंग पैटर्न, स्पेंडिंग पैटर्न, ड्रेस सेंस, हमारी जॉब्स का जो कह सकते हैं कि जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो गए हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा जिस कल्चर में हम हमारी पैदाइश होती है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें देखा, जैसे वो कमाते थे, जैसे वो खर्च करते थे, जैसे वो पहनावा उनका होता था, तो हमारी जनरेशन का जो पहनावा है, अर्निंग पैटर्न्स हैं, स्पेंडिंग पैटर्न है, वो चेंज हो चुके हैं। उससे एक कन्फ्लिक्ट भी होता है कल्चर के अंदर। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट्स हैं सोशल चेंज के। फिर पाकिस्तानी एग्जाम्पल बयान करेंगे कि पाकिस्तान की एग्जाम्पल अगर देखें सोसाइटी के अंदर, तो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर कैसी सोशल चेंज आ रही है और उसके पॉजिटिव पहलू क्या हैं और नेगेटिव पहलू क्या हैं। ये नाइन्थ क्वेश्चन है। और आखिरी क्वेश्चन जो कि आपको तैयार करना चाहिए वो है, डिस्कस मेजर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान विद कॉजेज एंड रेमेडीज, कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, उनके कॉजेज क्या हैं, असबाब क्या हैं, और रेमेडीज क्या हैं, उनका सद्देबाब क्या है। तो अगर इस किस्म का क्वेश्चन देखें, और ये भी अगर हम देखें पीएमएस के सोशल वर्क का पेपर 1 के पास्ट पेपर्स देखें अगर हम, तो ये क्वेश्चन कई मरतबा रिपीट हुआ है कि पाकिस्तान के मेजर, जब मेजर का वर्ड आता है तो उसमें आपने को 20 प्रॉब्लम नहीं बताने, कोशिश करें कि मेजर 5 प्रॉब्लम भी सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि साथ आपने कॉजेज भी बताने हैं, साथ रेमेडीज भी बतानी है। सिर्फ अगर वो ये कहता है कि एनलिस्ट मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, मेजर सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आप 15-20 प्रॉब्लम लिख सकते थे। लेकिन आप उसने चाहे कहा है कि मेजर सोशल प्रॉब्लम क्या है, साथ उसने कहा उनके कॉजेज भी बताएं, उनके इफेक्ट्स या उनके रेमेडीज भी बताएं। तो चूंकि अब क्वेश्चन का जो स्कोप है वो बढ़ चुका है, उसका जो जिस इसमें जो चीज़ आपने लिखनी है वो ज़्यादा हो चुकी हैं, लिहाजा आपने मेजर प्रॉब्लम मैक्सिमम कोशिश करनी है कि 5 हो। इसमें सबसे पहले आप सोशल प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि सोशल प्रॉब्लम जो समाजी मसला होता है उसकी क्या डेफिनेशन है, कोशिश करें किसी स्कॉलर की डेफिनेशन दें। फिर 5 मेजर प्रॉब्लम बताएं पाकिस्तान के, जैसे पॉवर्टी, गुर्बत हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो गई, इलिटरेसी, जिनके ये हमारी तालीमी पसमानगी होती है, जो लोग तालीम हासिल नहीं करते, इसको लिटरेसी कहते हैं। इस तरह चाइल्ड लेबर है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं और वो कमाना शुरू कर देते हैं, इसको भी सोशल प्रॉब्लम समझा जाता है। और इस तरह ड्रग एडिक्शन, लोगों को लत पड़ जाती है नशे की, मंशियात की। तो ये जो है बेसिकली 5
इस तरह का कोई प्रॉब्लम भी पाकिस्तान के उठा सकते हैं जो आपको लगता है कि ये टॉप मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान के, कोई 5 प्रॉब्लम दें, फिर उनकी काजेज बताएं कि पॉवर्टी का काज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के काज क्या है, इलिटरेसी के काज क्या है, चाइल्ड लेबर के क्या काज हैं, और ड्रग एडिक्शन के क्या काजेज हैं। फिर अच्छा, काजेज जो है इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, इनके मुआशी भी हो सकते हैं, सोशल काजेज भी हो सकते हैं, और पॉलिटिकल, जिनके पॉलिटिक्स की वजह से, या हमारी सोसाइटल वैल्यूज़ की वजह से, या हमारे जो मुआशियात की वजह से भी, यानी कि जो हमारा अर्निंग पैटर्न होता है उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम। तो रेमेडीज़ भी बताएं, रेमेडीज़ का मतलब ये है कि सदेबाब इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो मैंने 5 प्रॉब्लम आपको बताया, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर, ड्रग एडिक्शन, ये जो 4-5 प्रॉब्लम है, इलिटरेसी भी इसमें शामिल है, इनको अगर हल करें तो कुछ इनके लिए पॉलिसी रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। हमें एजुकेशन सेक्टर को मज़ीद उसके अंदर बजट डालने की ज़रूरत है। एजुकेशन लोगों की इंप्रूव होगी, उनकी अवेयरनेस ज़्यादा होगी, और इस तरह लोगों की मीडिया की मदद से, चाहे सोशल मीडिया हो, अपना प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या सोशल मीडिया हो, उस वजह से लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं, फेमिलराइज कर सकते हैं कि वो अपने सोशल प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फिर आप करंट एग्जांपल दे सकते हैं कि आजकल पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर कौन कौन से सोशल प्रॉब्लम जो है वो प्रोनाउंस हैं, बड़े प्रोमिनेंट हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं और उनके इफेक्ट्स क्या हैं। और यूँ ऐसे इस क्वेश्चन को भी आप कंक्लूड कर देंगे। आप अगर पीएमएस और सीएसएस के हवाले से, अगर जो डिफरेंट बाकी जो हमारे ऑप्शनल पेपर्स हैं और कंपल्सरी पेपर्स हैं, उनके ऊपर टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस और एग्जाम स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है इंग्लिश विद अजमल खान, उसको सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो देख चुके हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि पीएमएस की सोशल वेल वर्क का जो पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में इसी चैनल के ऊपर इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर अपने आने वाली जो वीडियो है उसमें जो पीएमएस और सीएसएस के बाकी जो ऑप्शनल और जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन एग्जाम स्ट्रेटजी के साथ लेके आऊँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।